स्वागत है आपका आशीष की स्कूल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं आशीष राजपुरोहित। अगर बुझ जाए समा तो जल भी सकती है, कश्ती हदे तूफा से निकल भी सकती है। मायूस ना हो मेरे यार, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। हम राजस्थान सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी 10+2 लेवल के विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। चलो, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए हुए हैं जो कि हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है। पहले हम कथन पढ़ लेते हैं, फिर बाद में ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। पहला कथन है, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। यह लोहयुक्त यौगिक है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीसीएस 2016 में। अब इसमें पूछा क्या है, इनमें से सही कथन है, हमें राइट वाला कथन कौन कौन से हैं वो चूज करने हैं। चलो आते पहले देखते हैं। पहला कथन क्या है, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। सही बात है, अरे हाँ या ना, सीधी बात है। ब्लड की बात करूं, रक्त के अंदर होता है आरबीसी, आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। हाँ या ना, हीमोग्लोबिन का सामान्यतः काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। एक हीमोग्लोबिन का अणु कितनी ऑक्सीजन को लेके जाता है? 4 को। क्यों ले जाता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन का एक अणु 4 उप इकाइयों यानी 2 अल्फा और 2 बीटा से मिलकर बना होता है। इस कारण यह 4 ऑक्सीजन को ले जाता है। तो पहला क्या, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है यानी परिवहन करता है। चलो सही है। यह लोह युक्त यौगिक है। क्या इसमें लोहा है? हाँ, वेरी गुड। क्या होता है? आयरन या लोहा। हाँ या ना, वेरी गुड। थर्ड है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। मतलब हीमोग्लोबिन और प्रतिरक्षा से रिलेटेड शायद हद तक हमने कभी नहीं सुना, यानी ये वाला तो रॉन्ग है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। अक्सर सुना होगा कि हमारे रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी ये वाला भी सही है। ऑप्शन इनमें से सही कौन से? तो पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट है। 1, 2 और 4th आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन अपने आप में अच्छा है, तभी तो पूछा गया यूपीपीसीएस 2016 में। चलो आगे बढ़े अपन। अब है क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये वाहनों में पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में प्रयुक्त होने वाला दर्पण है। एनडीए 2018, एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला है, वाहनों में पश्च दृश्य दर्पणों में कौन से दर्पण यूज होते हैं? यानी आप वाहन चला रहे हो तो जो साइड मिरर होते हैं यानी पीछे देखने के लिए, वो कौन से मिरर होते हैं? अवतल, बेलनाकार, उत्तल या समतल? क्या आंसर जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। टिक 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 टिक। क्या जाएगा? बोलिए बोलिए बोलिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? हम जो सुबह सुबह अपना मुंह देखते वो कौन सा होता है दर्पण? समतल दर्पण। हाँ या ना, वेरी गुड, इतना तो पता है। अब बताओ भाई, पश्च दृश्य दर्पणों में कौन से हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? क्या आ जाएगा? चलो आ जाए, कॉन्सेप्ट समझते। देखो, एक दर्पण होता है उत्तल दर्पण, एक दर्पण होता है जो होता है अवतल दर्पण। ये वाली संरचना है, ये है उत्तल दर्पण की और ये है अवतल दर्पण की। अब देखो, यदि कर्व वाला अंदर वाला भाग लूं, ये वाला भाग लेपित किया हुआ यानी हम वहां से देखेंगे। इसकी बात करूं तो बाहर वाला पार्ट लेपित किया हुआ हम यहां से देख रहे। हाँ या ना? अब देखो, उत्तल दर्पण की क्या खासियत होती, यदि इसके ऊपर प्रकाश की किरणें आती, ये फैलाता है उनको, यह फैलाने का काम करता है। और अवतल दर्पण की क्या खासियत होती, इसके ऊपर यदि प्रकाश की किरणें आएगी वो संकुचित करेगा, यानी उनको फैलाने की तुलना में संकुचित करने की कोशिश करेगा। लेकिन देखो, हम गाड़ी चलाते हैं, साइड मिरर में देखते हो तो वो
मिरर हमें पीछे वाली अधिकांश चीजों को बता देता है फैलाकर। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पीछे देख रहे हैं, उस मिरर के थ्रू पीछे वाली गाड़ी को देख रहे हैं, सिर्फ गाड़ी दिख रही है, नहीं, साइड वाला जोन भी वो फैला के हमें दिखा रहा है। इसका मतलब साइड वाली चीजों को अपसारित कर रहा है। तो इनमें से चीजों को अपसारित कौन कर रहा है, उत्तल दर्पण या अवतल? तो सर उत्तल ही कर रहा है। आपने बोला प्रकाशीय किरणों को फैलाने का काम करता है, ये संकुचित करने का काम करता है। इस कारण जो वाहनों में दृश्य दर्पणों के रूप में जो यूज होता है वो होता है उत्तल दर्पण। आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन है, सब अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा आज। चलो आगे बढ़े अपन, आ जाओ अगला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं। यानी पीतल जो आप देखते हो ये अपने आप में दो या दो से अधिक, यानी कम से कम दो तो है या उनसे अधिक धातु के मिश्रण से मिलकर बनी है। तो वो धातुएं कौन सी है जिससे पीतल मिलकर बना है? ये क्वेश्चन पूछा गया BSSC 2016 में। क्या जाएगा? तांबा और जस्ता, जस्ता और टिन, तांबा और टिन, तांबा टिन और जस्ता। ABCD बताइए पीतल पर क्या जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? आ जाओ, वेरी गुड, बताओ बताओ बताओ। मैं बात करूं पीतल की। पीतल मिलके बना होता है कॉपर और जिंक से। कॉपर का मतलब तांबा, जिंक यानी जस्ता। इन दो धातु से एक धातु बनती है या एक मिश्र धातु, ये है पीतल। ऐसा समझे, ध्यान रखना कि पीतल तांबे और जस्ते यानी कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। चलो इसका आंसर चला जाएगा ए, तांबा और जस्ता। अगला क्वेश्चन लेते, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ऊर्जा का पिरामिड होता है। स्टेनोग्राफर 30/5/2013 में पूछा गया। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है? आपने इकोलॉजी पढ़ी है, इकोलॉजी में आपने इकोसिस्टम से रिलेटेड या खाद्य श्रृंखलाएं पढ़ी है, उसमें आपने कुछ न कुछ पिरामिड पढ़े होंगे। सामान्यतः हम 3 प्रकार के पिरामिडों के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से बताइए भाई? ऊर्जा का पिरामिड यहां पे दिया हुआ है, इसके अलावा संख्या का पिरामिड और बायोमास यानी जैव मात्रा का पिरामिड। संख्या और जैव मात्रा का पिरामिड उल्टा या सीधा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऊर्जा का पिरामिड हमेशा 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 सीधा होगा। मैं कह रहा हूं जितने कंप्यूटेशनल एग्जाम में पिरामिड से रिलेटेड यदि क्वेश्चन पूछा गया वो हमेशा ऊर्जा के पिरामिड से रिलेटेड पूछा गया है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होगा। सीधे का क्या तात्पर्य? चलो ये सीधा दिख रहा है आपको पिरामिड। यदि मैं खाद्य श्रृंखला की बात करूं तो जो निचला स्तर है ये क्या होंगे? उत्पादक। उत्पादक से ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता यानी इनको खाने वाले, उसके ऊपर द्वितीयक उपभोक्ता, हाँ या ना, उसके ऊपर तृतीयक, फिर शीर्ष स्तर उपभोक्ता। अब देखो ऊर्जा के पिरामिड से संबंधित एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था लिंडमैन। उनका 10% कुछ रूल है। वो क्या बोलते हैं, हम यदि ऊर्जा की बात करें तो एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक ऊर्जा का 90% हाशिए होता है। यानी एक स्तर से दूसरे स्तर तक 10% ऊर्जा ही संचरित होती है। अगले फिर दूसरे से तीसरे तक सिर्फ 10% ऊर्जा संचरित होती है, यानी 90% ऊर्जा हाशित होती है, यानी कमी होगी। मैं कह रहा हूं इसकी ऊर्जा ज्यादा है तो अगला पोषक स्तर आएगा उसकी कम होगी, फिर अगला आएगा फिर कम होगी, फिर अगला आएगा फिर कम होगी, यानी पिरामिड अपने आप में सीधा बनता चला जाएगा। इस कारण ऊर्जा का 101% क्वेश्चन पूछा जाता है यदि इकोलॉजी से रिलेटेड बनता है, और आपको आंख बंद करके माइंड में सेट करना है कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है। पिरामिड सामान्यतः 3 प्रकार के, कौन से? ऊर्जा, जैव मात्रा और संख्या का। चलो आगे बढ़े अपन। अगला क्वेश्चन ये रहा। साबुन निर्माण में होने वाली अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। सीधी बात है। चलो मूलतः साबुन किसके सोडियम या पोटेशियम लवण हैं? एनसीईआरटी की लाइन है क्लास 10th की। मतलब सीधी बात है, साबुन निर्माण की जो क्रिया है वो साबुनीकरण कहलाती है। लेकिन हम बोलते हैं कि सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं साबुन, लेकिन इनके साथ और कौन सी चीजें दोनों को मिक्सअप करके ये चीजें होती है? बताइए। दीर्घ श्रृंखला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल या
दीर्घ श्रृंखला डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, या ग्लिसरॉल, या दीर्घ श्रृंखला ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या आ जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। एनडीए 2011 में पूछा गया। साबुन निर्माण की क्रिया होने वाली अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। मूलतः साबुन किसके सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं? वेरी गुड। आ जाओ, इसका आंसर है दीर्घ श्रृंखला मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखो, आपने साबुन के बारे में ऐसा पढ़ा होगा, RCOONA या RCOOK, जिसमें से R बोला जाता है, ये दीर्घ श्रृंखला वाले होते हैं, यानी इसमें कार्बन 17, 19, 21, 25 ऐसे। नॉर्मली आपने पढ़ा होगा C17, H35, COONA या K। ये अपने आप में क्या है? ये अपने आप में साबुन है। साबुन को बोला जाता उच्च श्रृंखला वाले वसीय अम्ल। इसका मतलब है तो अम्ल, अम्ल में भी कौन सा है? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी उसमें जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसका एक एटम। या मैं बोल सकता, देखो सीधी बात है, मैं यदि इसकी बात करूं, मोनो या डाई में आपको कंफ्यूज नहीं होना। यदि मैं आऊं, देखो ये कार्बन, यदि ऐसी कोई संरचना बन रही है, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल के कितने अणु हो गए सर? 2 हो गए। इसका मतलब ये डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। लेकिन साबुन में तो ये वाली कंडीशन, यानी ये वाला एक ही बैठ रहा है, COO। हाँ या ना? ये वाली कंडीशन है, यानी जो साबुन है वो है दीर्घ श्रृंखला वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, सोडियम या पोटेशियम लवण। सीधी बात है, जब ये इससे मिलेगा तो ये अम्ल हट जाएगा, इसकी जगह ये वाली चीजें आ जाएगी, यानी दीर्घ श्रृंखला वाले मोनोकार्बोक्सिलिक पोटेशियम या सोडियम लवण जो होते हैं वो होते हैं साबुन। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर चला जाएगा पहला वाला। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट, चलो, ये मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है? सिंपली क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता, मुझे पता अधिकांश को पता होगा, फिर भी बता दो जल्दी, क्या उत्तर जाएगा? मानव पीएच का अनुमानित मान। सिंपल क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता। सीधी बात है, एनसीईआरटी की लाइन देखो या आरबीसी की लाइन देखो, क्लास 10th की बुक बोलती है मानव रक्त हल्का सा क्षारीय होता है। हल्का सा क्षारीय मतलब यदि पीएच 1 से 7 और 7 से 14, यदि पीएच 7 है तो वो विलयन उदासीन होगा। यदि 7 से कम 6.9, 6.8, 5, 4, 2, 1 तक है तो वो विलयन अम्लीय होगा, और 7 से ज्यादा यानी 7.1, 7.2, 4, 5 तो वो विलयन क्षारीय होगा। अब रक्त का जो पीएच है वो क्या है? लगभग 7.4 के आसपास, यानी हल्का क्षारीय द्रव या हल्का क्षारीय तरल होता है, क्योंकि पीएच 7 से अधिक है। 7 से अधिक होना यानी क्षार के कैरेक्टर। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है, कांच के एक ग्लास में पानी के अंदर रखा हुआ एक नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, ऐसा किस कारण होता है? एनडीए 2020 में पूछा गया। क्या जाएगा कारण? यानी यदि आपके पास, आपने देखा होगा बहुत सी दुकानों के अंदर देखा होगा, कांच की ग्लास रखी, उसके अंदर आप नींबू देखोगे बड़ा दिखाई देता है। अरे हाँ या ना? बड़े बड़े सेट है उनकी दुकान में, आपने देखा होगा, जहां पे आप पानी के अंदर एक क्या देखते हो? मगरमच्छ नहीं, कछुआ। कछुए के बगल में आप देख रहे हैं नींबू एक कांच की ग्लास के अंदर रखा हुआ हो तो बड़ा दिखाई देता है। क्यों बड़ा दिखाई देगा? कारण क्या है उसका? कारण क्या? प्रकाश का परावर्तन है, या प्रकाश का प्रकीर्णन है, या प्रकाश का अपवर्तन है, या प्रकाश का ध्रुवण या ध्रुवीकरण है? क्या जाएगा आंसर? अच्छा क्वेश्चन है, क्या जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? चलो इसका उत्तर है प्रकाश का अपवर्तन। यस, ये ध्यान रखना, 2-3 चीजें। रात को तारों का टिमटिमाना, सूर्य अस्त से पहले या सूर्य उदय से पहले लगभग लगना कि सूर्य दिख रहा है। सूर्य अस्त से पहले या सूर्य उदय से पहले लग रहा है कि सूर्य अभी भी दिख रहा है, एक ये वाली कंडीशन। तारों का टिमटिमाना, या आपने किसी बाल्टी के अंदर सिक्के को ऊपर उठा हुआ देखा हो, या आपने किसी पारदर्शी बाल्टी के अंदर किसी पेन को या पेंसिल को टेढ़ा मेढ़ा देखा हो, या आपने किसी बर्तन के अंदर नींबू के बड़े आकार को देखा हो। ये सभी उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन के। ध्यान रखना है, इसका मतलब इसका रीजन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन।
चलो, जो मैंने बोला वो चीज बिठा देना। पूछा गया तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है? प्रकाश का अपवर्तन, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त होने वाला एल्कोहल है। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन। एसएससी CHSL 10+2 2013। साबुनीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें एक एल्कोहल प्राप्त होता है या एक उप उत्पाद प्राप्त होता है, वो कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, क्या आ जाएगा? वेरी गुड, इसका आंसर है ग्लिसरॉल। क्या है? ग्लिसरॉल। यस, साबुनीकरण प्रक्रिया में साबुन मिलता है लेकिन उसके साथ साथ ग्लिसरॉल मिलता है। एक और चीज, एक शब्द है जब आप साबुन का चैप्टर पढ़ते हो, एक आता है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं कि हम पारदर्शी जो साबुन देखते हैं, आपने देखे कुछ एड्स, शायद आपने कुछ विज्ञापन देखे होंगे कि एक तो बच्चों के जो साबुन आते हैं, या एक शायद मुझे कंपनी याद नहीं, ये वाली है, क्या बोलते, पियर्स क्या बोलते, इसके जो साबुन है आप देखना वो पारदर्शी होते हैं। बच्चों को नहाने वाले जो साबुन होते हैं वो पारदर्शी होते हैं। और पारदर्शी साबुन बनाने के लिए या साबुनों में पारदर्शिता लाने के लिए हम जिसका यूज करते हैं वो है ग्लिसरीन। ये भी ध्यान रखना है। साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त होने वाला उप उत्पाद या होने वाला एल्कोहल तो ग्लिसरॉल है, लेकिन पारदर्शी साबुन बनाने के लिए ग्लिसरीन है। ध्यान रखना, अलग अलग है। चलो आगे बढ़ो। आगे वाला क्वेश्चन है, हीरे की चमक का कारण है। IAS प्री 2019 कैसा लग रहा है सर? अच्छा फील हो रहा है, मतलब यूपीएससी की करवा रहे क्वेश्चन। वेरी गुड। हीरे की चमक का कारण है, हीरा चमकता है, उसका कारण क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या आ जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? बताइए बताइए बताइए। वेरी गुड, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण है हीरे की चमक का। अब दो तीन चीजें और ध्यान रखो। मृग मरीचिका, यानी आपने गर्मियों के दिन में देखा होगा कि आप किसी स्थान पर खड़े हो और आपको दूर से आभास हो रहा है कि वहां पर पानी है, लेकिन आप वहां पर जस्ट पास जाते हो तो आपको पानी नहीं दिखाई देता, मतलब आप भ्रमित हुए। इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जिससे आप भ्रमित हुए उसे बोलते हैं मृग मरीचिका। मृग मरीचिका, हीरे की चमक, एक होता है प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। इन तीनों के कारण या इन तीनों का कारण है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ध्यान रखना भाई, अभी भी कह रहा हूं, ठूस लो दिमाग में। मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे का चमकना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशीय तंतु का चमकना, किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तीन ये दिमाग में लगा लेना। फिर बाकी वाले कौन से? बाल्टी का पैंदा ऊपर उठाई देना, बाल्टी में रखा सिक्का ऊपर उठाई देना, किसी पारदर्शी ग्लास के अंदर नींबू का आकार बड़ा दिखाई देना, किसी पारदर्शी ग्लास या बाल्टी के अंदर पेन का टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देना, या तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त से पहले सूर्य का आभास होना। ये सभी उदाहरण है अपवर्तन के। दिमाग में ठूस लेना, ये वाले अपवर्तन के और पहले तीन बताए वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। आया समझ? चलो अगला क्वेश्चन यहीं पर है, आप यहां से आप देख सकते हो। आगे वाला जो क्वेश्चन है यहां पे लिखा हुआ है, देखो थोड़ा मैं स्लाइड को ऊपर ले रहा हूं। यहां पर आधा क्वेश्चन ये है, आधा पीछे। क्वेश्चन क्या है मैं मानता हूं कि दिख रहा होगा। मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु, मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसके या उसकी से प्राप्त होते हैं। अब ये क्या बोला? ये बोल रहा है क्वेश्चन, मैं यहां पर बता, मनुष्य में मेल यानी ह्यूमन की बात करूं, मेल में जो एक्स क्रोमोसोम होता है वह किससे प्राप्त होता है? वह किससे प्राप्त होता है? प्राप्त होता है। ये सीधी बात है। यदि मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की बात करें, किसमें? मेल में, वो क्या है? एक्स वाई, हाँ या ना? आप नर हो तो इसका मतलब आप में सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र क्या होगा? एक्स वाई होगा। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस एक्स वाई में जो एक्स है वो किससे मिलता है? लड़के को एक्स किससे प्राप्त होता है? माता से, पिता से, या तो माता से या पिता से, फिर लास्ट वाला ऑप्शन है माता पिता दोनों से।
एक्स क्रोमोसोम किससे मिलता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? क्या जाएगा? वेरी गुड, बताओ बताओ बताओ। आसान क्वेश्चन सर, माता से। अरे हाँ, है ना, सिंपली बात है, दो क्रोमोसोम है, एक फादर से आएगा, दूसरा मदर से आएगा। और सीधी बात है, आपने इतना भी सुना होगा कि लड़का या लड़की होना डिपेंड करता है बाप पे, ना कि उसकी माँ पे। और बाप से जो क्रोमोसोम मिलता है, या तो वो एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है। यदि और माँ के पास एक कंडीशन है, जो माँ से गुणसूत्र मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्स से मिलेगा, क्योंकि माँ के पास ये कंडीशन होती है एक्स एक्स, और पिता के पास ये कंडीशन होती है एक्स वाई। अब माँ से यदि गुणसूत्र मिलना है तो उनके पास एक स्थिति एक्स, इनके पास दो स्थिति, या तो एक्स मिल सकता है या वाई मिल सकता है। लेकिन अभी नर बन गया यानी लड़का बन गया है, यानी एक्स वाई की स्थिति है। वाई तो कहां से आया? पिता से, लेकिन एक्स कहां से आएगा? उसकी माता से। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? यूपीसीएस 2016 में। रेड डाटा बुक नाम सुना होगा, एक ऐसी बुक जिसके अंदर हम विलुप्त हुए जीवों का नामकरण रखते हैं, या विलुप्त की कगार पर, यानी कुछ ऐसे जीव जो विलुप्त होने वाले क्रिटिकल रीजन में, उनके बारे में विस्तार पूर्वक हम डाटा जो सेव करके रखते हैं वो रखते हैं रेड डाटा बुक में। अब ये किसके द्वारा प्रकाशित होती है, या इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? बताइए। USEPA या WWF या IUCN या IGBP? क्या आ जाएगा? वेरी गुड, इसका आंसर है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान रखना, फुल फॉर्म भी देख लो बाकी। रेड डाटा बुक IUCN के द्वारा प्रकाशित की जाती है। चलो आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, दात्र कोशिका अरक्ता रोग किसकी अपसामान्यता के कारण होता है? दात्र कोशिका अरक्ता यानी सिकल सेल एनीमिया, ये किसकी अपसामान्यता के कारण होता है? सिकल सेल एनीमिया अपने आप में एक आनुवांशिक विकार है जो है ऑटोसोमल अप्रभावी। ये किसको प्रभावित करता है? हालांकि मैंने एक दो वीडियोस में बताया, फिर भी आप बताओ। श्वेत रुधिर कणिका यानी WBC, लाल रुधिर कणिका यानी RBC, बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स, है ना, या प्लाज्मा, किसको प्रभावित करता है या किसकी अपसामान्यता है? सीधी बात, RBC, हाँ यार। सिकल सेल एनीमिया में RBC का आकार बाइकॉनकेव से चेंज होकर हंसियाकार आकार का हो जाता है, यानी उसका आयतन घट जाता है, जिसके कारण RBC सही ढंग से ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाती। लाल रुधिर कणिका इसका आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंटरफेरोन किसकी अनुक्रिया में संश्लिष्ट या संश्लेषित होते हैं? SSC 2015 क्लास 12 की एनसीईआरटी की लाइन है, बाकायदा वहां से उठाया गया क्वेश्चन है। इंटरफेरोन किसकी अनुक्रिया में संश्लेषित होता है? जीवाणु, कवक, माइकोप्लाज्मा या विषाणु? जीवाणु, कवक, माइकोप्लाज्मा या विषाणु? क्या जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर साझा करे, क्या जाएगा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आ जाओ, विषाणु यानी वायरस। अब देखो, पहली चीज भाई जी, इंटरफेरोन क्या है? यह एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है, विशेष प्रोटीन है। इंटरफेरोन है क्या? प्रोटीन है। अब देखो, यदि मैं मनुष्य की बात करूं, कंटिन्यू यहां पर कुछ सेल्स है, यदि बाहर से कोई वायरस आया है, क्या आया? वायरस, वो इस कोशिका को संक्रमित करता है, इसे नष्ट करने की कोशिश कर रहा। अब इस कोशिका को पता है कि वायरस ने मुझे संक्रमित कर लिया है, मेरा राम नाम सत्य होना तय है, लेकिन मरने से पहले ये बहुत कुछ बढ़िया करके जाती है। क्या करके जाती है? इस कोशिका द्वारा विशेष प्रकार की प्रोटीन का निर्माण किया जाता है, जिसे बोलते इंटरफेरोन। यानी वायरस संक्रमित कोशिका द्वारा जिस प्रोटीन का निर्माण किया जाता है वो इंटरफेरोन, और वो इंटरफेरोन प्रोटीन बाकी स्वस्थ कोशिकाओं को वायरस से बचाने का कार्य करती है।
यस, वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा इंटरफेरोन नामक विशेष प्रोटीन का निर्माण किया जाता है जो बाकी स्वस्थ कोशिकाओं को वायरस से बचाने का कार्य करती है। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा। डीएनए का चाकू यानी डीएनए नीफ कहलाता है, यानी डीएनए को किसकी सहायता से काटा जाता है? कुछ एंजाइम्स के नाम है, आपको बताना है। लाइगेज, गायरेज, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस और हेलिकेज। कौन से एंजाइम है जिसकी सहायता से डीएनए को काटा जाता है यहाँ, जिसे हम डीएनए का चाकू कहते हैं? सिंपल क्वेश्चन, आरपीएससी 2012 में पूछा गया। क्या जाएगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यानी आरई। आरई नाम सुना? आरई की क्या काम है? आरई का काम होता है काटना, आया ना? यानी आरई या प्रतिबंधित जो एंडोन्यूक्लियस है ये डीएनए के विशिष्ट खंडों पर या विशिष्ट भागों पर उसे काटने का काम करता है। एक है लाइगेज। लाइगेज का कार्य होता है डीएनए के खंडों को जोड़ना, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम है काटना। चलो अगला क्वेश्चन, मनुष्य में ऑटोसोम के डैश डैश या टिक 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 जोड़े होते हैं। स्टेनोग्राफर 2021 में पूछा गया। ऑटोसोम्स, ऑटोसोम को बोलते हैं अलिंग सूत्री। पूरी लाइन बोलूं तो ये लाइन क्वेश्चन बोला है कि मनुष्य में ऑटोसोम यानी अलिंग सूत्री गुणसूत्र होते हैं, या अलिंग गुणसूत्र होते हैं। कितने? 18 जोड़े, 22 जोड़े, 21 जोड़े या 23 जोड़े। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सिली मिस्टेक हो सकती है। क्या जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? बताओ बताओ। डी 23 जोड़ी, हाँ ना? रॉन्ग। अब आओ यहां पे देखो, मनुष्य में टोटल क्रोमोसोम होते हैं 23 जोड़े। टोटल की बात कर रहा हूं, 23 जोड़े। 23 जोड़े गुणसूत्र होते जो होते टोटल। अब देखो, इस टोटल में से 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं ऑटोसोम। बस ये ध्यान रखना, 22 जोड़े होते हैं ऑटोसोम और एक जोड़ा होता है लिंग गुणसूत्र। एक जोड़ा होता है लिंग गुणसूत्र। और ये जो लिंग गुणसूत्र है, यदि मेल है तो XY होगा और यदि फीमेल है तो XX होगा। बाकी ये तो सेम होते हैं मेल और फीमेल दोनों में। यस, ऑटोसोमल या अलिंग सूत्री क्रोमोसोम में नर और मादा में दोनों में 22 जोड़े होते हैं और एक जैसे होते। लेकिन ये वाला जो गुणसूत्र है लास्ट वाला, या एक जोड़ा जो लिंग गुणसूत्र है, नर में होता है XY और मादा में होता है XX। यहां पे पूछा क्या? ऑटोसोम के जोड़े, तो हम बोलेंगे 22 जोड़े। मुझे पता है अधिकांश बच्चे ये राइट करके आते, सिली मिस्टेक का, लेकिन आपको ध्यान रखना है। ऐसा समझ में? अगला क्वेश्चन है, जीव मंडल में ऊर्जा का स्रोत है। स्टेनोग्राफर 2013। जीव मंडल की हम बात करें यानी पृथ्वी की बात करें तो उसमें ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऊर्जा कहां से आती है? वायु से, सूर्य के प्रकाश से, पादप से या चंद्रमा से? क्या जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? बताइए बताइए बताइए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? मुझे पता है अधिकांश बच्चे आंसर देंगे पादप, बट रॉन्ग है। पूरे जीव मंडल की बात नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की बात करें, पूरे यूनिवर्स की बात करें, उनके लिए ऊर्जा का एकमात्र सोर्स है, वो है सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश। ध्यान रखना, सिली मिस्टेक कर सकते हो आप। मुझे पता है अधिकांश बच्चे पादप 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 सोचेंगे, लेकिन आंसर क्या है? सूर्य का प्रकाश। आया समझ में? चलो ये थे क्वेश्चन आज के लिए। हम अगले क्वेश्चन कुछ दिनों बाद डिस्कस करेंगे। वैसे बढ़िया पढ़ाई करते रहे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पॉजिटिव रहे। गुड लक, बी पॉजिटिव।